हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो क्लास है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिकली हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो आती है ओवेरी। बट एक ओवेरी रेस्पॉन्सिबल नहीं है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट करवाने के लिए। उसके लिए बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती है जिनका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, और उन्हीं के बेसिस पे एक जो फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है। आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। जो भी एग्जाम से रिलेटेड इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन सब क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, दो टर्म आप लोगों ने सुनी होगी एग्जाम्स के अंदर, या फिर आपने स्टडी करते हुए सुना होगा कि एक जो होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। अगर मैं जीनोटाइप की बात करता हूँ तो जीनोटाइप हो गया जैसे 46XX और 46YXY। ठीक है, दो चीज़ हो गई, दो जीनोटाइप हो गए। एक तो हो गया 46XX और दूसरा हो गया आपका 46XY। ठीक है, एक रेस्पॉन्सिबल होता है मेल के लिए, दूसरा हो गया आपका फीमेल के लिए। एक चीज़ और होती है जिसमें अभी मैं बात कर रहा था, वो हो गया फिनोटाइप। क्या हो गया? फिनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या होता है, अब फिनोटाइप क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और जीनोटाइप क्या होता है डिस्कस करते हैं। देखिए, जब एम्ब्रियो का टाइम पीरियड चल रहा होता है, मैं अगर बात करता हूँ स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक से लेकर 6 वीक, मतलब फर्स्ट वीक से लेकर 6 वीक तक बहुत मुश्किल होता है कि किसी एम्ब्रियो को डिफ्रेंशिएट कर पाना कि वो क्या है, मेल है या फिर फीमेल है। बट अगर उसका जीनोटाइप देखा जाए, तो उसके बेसिस पे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि वो मेल है या फिर फीमेल है। रीज़न देखिए, रीज़न ये है कि हम सबको पता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, अगर मेल की बात कर लूँ, अगर फीमेल की बात कर लूँ, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट लगभग 7 वीक और 8 वीक्स के आसपास क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, अब 7 से 8 वीक से पहले हम सबको पता है कि बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं मेल की जो सेम होती है, वैसी स्ट्रक्चर होती है फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो मेल है या फिर फीमेल है। तो मतलब कि एक्सटर्नल या फिर बाहरी करेक्टरिस्टिक्स को देख के, कि वो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देख के, उस बेसिस पे हम अगर किसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो मेल है या फिर फीमेल है, वो होता है आपका फिनोटाइप। उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बेसिस पे किसी को डिवाइड कर पाना या फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर देना कि वो मेल है फिर फीमेल है, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। और जेनेटिकली या फिर उसके क्रोमोजोम्स के बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट करना कि वो 46XY है या फिर 46XX है, उसके बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट करना, उसको हम बोलते हैं आपका जीनोटाइप। तो मैंने क्या कहा कि 1 से लेकर 6 वीक तक बहुत मुश्किल होता है कि किसी एम्ब्रियो को डिफ्रेंशिएट कर पाना फिनोटाइपिकली कि वो मेल है या फिर फीमेल है। लेकिन 7 वीक्स और 8 वीक्स के आसपास क्या होते हैं, धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स धीरे धीरे इनडिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि वो मेल या फिर फीमेल है। ये तो था कि बेसिकली जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। आज की जो क्लास है जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हो गया, वो आ गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो देखिए, मैं बात कर रहा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की, तो एक्चुअल में फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो एक ओवेरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आप सब लोगों ने सबसे हमारा जो मैं बात करता हूँ कि जो एक रेगुलेटरी है, एक रेगुलेटरी पार्ट है जिसमें बात कर लेता हूँ मैं। आप सबसे पहले आता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा रोल होता है आप फीमेल के अंदर जो मेन से साइकिल आते हैं उसके इन्वॉल्वमेंट में। ठीक है, उसके बाद सेकंड में बात कर लेता हूँ तो उसमें इन्वॉल्वमेंट आता है एंटीरियर पिट्यूटरी का या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का। थर्ड चीज़ आती है जो होती है रेस्पॉन्सिबल, वो होता है आपका ओवेरी, और फोर्थ वन होता है आपका यूट्रस। ये चारों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक साइकिल बनाती है जिसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस की बात कर लेते हैं। देखिए, हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करता हूँ तो अकेला हाइपोथैलेमस भी नहीं है, इसके साथ साथ आप लोगों ने नाम सुना होगा लिम्बिक सिस्टम का, जो कि क्या करता है, मूड वगैरह हो गया या फिर एंगर वगैरह हो गया, आपका इमोशनल ब्रेन हो गया, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम क्या हो गया, आपका एक इमोशनल ब्रेन हो गया जो कि आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, आप लोगों सबको पता ही होगा कि अगर कोई फीमेल डिस्टर्ब हो रही है या फिर उसके इमोशनली वो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रही है, या फिर मूड उसका क्या है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रखा है, उन कंडीशंस के कारण क्या होगा, उसके जो मेंसेज होंगे उन पर डेफिनेटली क्या आता है, इम्पैक्ट आता है। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि लिम्बिक सिस्टम अगर लिम्बिक सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे मैं बात लेता हूँ, अगर मूड वगैरह चेंजेस हुआ तो लिम्बिक सिस्टम डायरेक्टली कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस को, क्योंकि हाइपोथैलेमस का काम भी क्या है, मूड वगैरह के अंदर क्या करवाना, थोड़ा बहुत क्या करवाना, हेल्प करवाना।
अब अगर सपोज कीजिए अगर लिम्बिक सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस हो गया तो डेफिनेटली हाइपोथैलेमस भी क्या करेगा, अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा। और कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं जिनको वो सिक्रेट करता है, उन केमिकल एजेंट्स को क्या कर पाएगा, वो प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं कर पाएगा। अगर वो सिक्रेट नहीं होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आगे की जो भी फंक्शनिंग है वो भी क्या होगी, इम्प्रॉपर हो जाएगी, उनके भी काम क्या हो जाएंगे, डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। देखिए तो होता क्या है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, या फिर जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ हाइपोथैलेमस की बात करता हूँ। अगर हाइपोथैलेमस की लोकेशन की बात करें तो कहाँ हो गया आपका, सेरेब्रल कोर्टेक्स के अंदर क्या हो गया आपका, हाइपोथैलेमस हो गया। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, सेरेब्रल कोर्टेक्स हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। और इसके जस्ट बीनीथ क्या होती है, एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जिसका नाम क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो गई, इसके साथ क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका सेरिबेलम, जिसको हम बोलते हैं छोटा दिमाग, या फिर जिसको हमने बोल दिया सेरिबेलम। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका पोन्स, और यहाँ पे आ गया आपका मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका हाइपोथैलेमस, ये आ गया आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये आ गया आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो देखिए, ठीक है, ऐसे करके क्या होगी, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये पार्ट हो गया आपका हाइपोथैलेमस, ये पार्ट क्या हो गया आपका, हाइपोथैलेमस हो गया। अब एक मजेदार चीज़ हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। देखिए मैं अभी यहाँ पे न्यूरो एनाटॉमी नहीं पढ़ाने वाला, बस हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की। तो अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करता हूँ तो हाइपोथैलेमस का जो वेट होता है वो जस्ट इक्वलेंट होता है आपकी जो लिटिल फिंगर होती है, इस लिटिल फिंगर के नेल के इक्वलेंट। मतलब कि मैं बात करूँ तो कितना हो गया, लगभग 4 to 5 क्या होता है इसका, ग्राम क्या होता है इसका वेट होता है। इसका हाइपोथैलेमस का वेट कितना हो गया, 4 to 5 ग्राम हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि इस हाइपोथैलेमस के जस्ट बीनीथ क्या होती है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी स्टाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी स्टाल, जो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, हाइपोथैलेमस से क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, उसको अटैच करके रखता है। अब होता क्या है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसकी बेसिकली क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो हो गया आपका एंटीरियर साइड, क्योंकि बेसिकली हमने क्या कहा था जब मैंने आपको ये डायग्राम बना के बताया था ऐसे करके, तो ये क्या था आपका एंटीरियर साइड था, ये आपका गया नोज वगैरह। तो ये यहाँ पे हमने हाइपोथैलेमस को बताया, तो ये एंटीरियर साइड का पार्ट हो गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, और जो पीछे का पार्ट आ गया वो क्या हो गया आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, वो क्या हो गया आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसके बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी इसको हमने क्या बोल दिया, पिट्यूटरी स्टाल बोल दिया, जिसके कारण जिससे क्या और क्या आपकी पिट्यूटरी क्या और के हाइपोथैलेमस से क्या और के अटैच हो रही है। अब होता क्या है कि इस हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप की क्या होती है, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखिए जो न्यूरोनल सेल बॉडी होती है, अगर उसको मैं सीएनएस के अंदर बात करूँ तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूरॉन्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्या होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए बात करते हैं, हमने क्या कहा कि हाइपोथैलेमस के अंदर क्या है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्या है न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, या फिर सेल बॉडीज़ की बात कर लेता हूँ जो कि क्या है हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इन जो ये पैकेट है, जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है डेफिनेटली कहीं ना कहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या फिर उसको कंप्लीट करवाने के लिए, उस न्यूरॉन्स के पैकेट को बोलते हैं आर्क्यूएट न्यूक्लियस। उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क्यूएट न्यूक्लियस। उसको हमने क्या बोल दिया, आर्क्यूएट न्यूक्लियस, जो कि क्या है, रेस्पॉन्सिबल है एक केमिकल एजेंट को सिक्रेट करने के लिए, जिसकी हम बात करेंगे आगे। वो क्या है, एक रेस्पॉन्सिबल है किसको, एक केमिकल एजेंट को सिक्रेट करने के लिए, जिसको हमने क्या बोल दिया, आर्क्यूएट न्यूक्लियस। अब इसको आर्क्यूएट न्यूक्लियस हमने क्यों बोला, क्योंकि देखिए इसकी जो शेप है वो क्या है, आर्क के जैसी है। उसकी शेप कैसी है, आर्क के जैसी है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, आर्क्यूएट न्यूक्लियस। अब इसके साथ क्या होता है, कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होती है, कुछ सपोर्टिंग न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं प्री ऑप्टिक न्यूरॉन्स। ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो गई इसको मैंने क्या बोल दिया, प्री ऑप्टिक न्यूरॉन्स।
प्री ऑप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, प्री ऑप्टिक न्यूरॉन्स बोल दिया। दूसरा चीज़ होगी आपकी कौन सी, आर्कुएट न्यूक्लियस होगी। ये आर्कुएट न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, कुछ केमिकल एंजाइम सीक्रेट होते हैं, सॉरी कुछ केमिकल मीडिएटर सीक्रेट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। देखिए अब होता क्या है कि ये आर्कुएट न्यूक्लियस क्या करता है, एक फैक्टर सीक्रेट करता है, ठीक है, क्या करता है, एक फैक्टर सीक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फैक्टर। अब देखिए हुआ क्या कि ये गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फैक्टर क्या करता है, जैसे यहाँ से सीक्रेट होके ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आने के बाद क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या होती है, कुछ छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं कि कुछ छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो सेल्स क्या करती हैं, एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं हम गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, या फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हो गोनिडोट्रोपिन हार्मोन। उन्होंने क्या किया, एक हार्मोन सीक्रेट किया जिसको मैंने बोल दिया गोनिडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, गोनिडोट्रोपिन हार्मोन बोल दिया। अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, गोनिडो मतलब कि क्या होगा, जो गोनेट्स पे जाके काम करेगा। अगर मैं बात करता हूँ मेल गोनेट्स की तो वो तो हो गया टेस्टिस, और फीमेल गोनेट्स की बात करूँ तो वो क्या हो गया, ओवेरी हो गया, ठीक है। ट्रोपिन का मतलब क्या होना, किसी चीज़ को क्या करना, ट्रोपाइन कर देना, ट्रोपाइक कर देना, फिर उसको क्या कर देना, बढ़ा देना, ठीक है, उसको मैंने क्या बोल दिया, ट्रोपिन बोल दिया। और हार्मोन्स क्या हो गया, एक इसने क्या किया, एक सिक्रेशन दिया, केमिकल सिक्रेशन दिया, जिसको मैंने क्या बोल दिया, हार्मोन्स बोल दिया। तो हुआ क्या कि आर्कुएट न्यूक्लियस ने क्या किया, गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फैक्टर सीक्रेट किया। उस फैक्टर ने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके उन सेल्स को कहा कि तुम क्या करो, गोनिडोट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट करो, ठीक है। और वो गोनिडोट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट हुआ तो वहाँ से दो हार्मोन सीक्रेट हुए, एक तो हुआ आपका FSH और सेकेंड वन हुआ आपका LH, ठीक है। यहाँ से क्या हुए, दो हार्मोन सीक्रेट हुए, एक हुआ FSH और सेकेंड हुआ आपका LH हार्मोन, ठीक है। FSH की फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH क्या हो गया आपका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आगे हम डिस्कस करते हैं वो, तो अब तक आपको समझ में आ गया, सिंपल सा था कि डेफिनेटली एक ओवेरी अकेली नहीं है जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट कराती है, उसके लिए बहुत सारी वेरियस रिस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट थी, जिसमें हमने एक हाइपोथैलेमस को पढ़ लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात कर ली। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने उससे पहले जब हमने डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और oogenesis क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो एक चीज़ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, एक फीमेल अपनी लाइफ के अंदर जब, अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन की, तो एक फीमेल अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कब कंप्लीट कर लेती है? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका अपना आंसर दीजिए डेफिनेटली। तो एक मैं बात करता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर, तो मैंने कहा कि एक फीमेल अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कब कंप्लीट करती है? जब वो एम्ब्रियो के अंदर होती है, बिफोर बर्थ मैं बात करता हूँ, जब वो एम्ब्रियो के अंदर होती है उस टाइम क्या कर लेती है एक फीमेल अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेती है। लेकिन अगर मैं एक मेल केस की बात करूँ तो एक मेल केस अगर अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन की बात करते हैं तो वो आफ्टर प्यूबर्टी या फिर प्यूबर्टी के टाइम क्या करता है, अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। उससे पहले उसके अंदर कोई भी ऐसा माइटोसिस या फिर म्यूटिक डिवीजन वगैरह कुछ भी नहीं होता। सिंपल सी बात है, हमने क्या कहा कि एक फीमेल अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एम्ब्रियो के अंदर कंप्लीट कर लेती है और एक मेल अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन क्या करता है, प्यूबर्टी के टाइम क्या करता है, उसको कंप्लीट करता है सॉरी। तो एक मेल अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कब करता है? प्यूबर्टी टाइम पे क्या करता है, अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने क्या कहा कि हमने ओवेरी के बारे में डिस्कस नहीं करना, अभी ओवेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस को पढ़ लिया, और अब हमने क्या पढ़ लिया, अब एंटीरियर पिट्यूटरी को पढ़ लिया। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए तो हमने क्या कहा कि जब एम्ब्रियो टाइम पीरियड होता है उसी टाइम क्या कर लेती है एक फीमेल, क्या कर लेती है, अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेती है। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि होता क्या है कि एक oogonia होता है जो कि क्या है, एक इमेच्योर जर्म सेल्स है, ठीक है, या फिर आप उसको बोल सकते हो प्रीमोडियल फॉलिकुलर सेल्स, प्रीमोडियल फॉलिकुलर सेल हो सकते हो, जो कि क्या है एक इमेच्योर जर्म सेल्स है। धीरे धीरे क्या होते हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज या फिर कुछ क्या होते हैं, स्ट्रोमा वगैरह क्या आते हैं, धीरे धीरे इसकी क्या करते हैं, एक आउटर कवरिंग कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो ओवेरियन की जो अंदर इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है, एपिथेलियल की बनी है, ठीक है, एपिथेलियल की बनी है। तो हुआ क्या कि इस प्राइमरी फॉलिकल को क्या किया, एपिथेलियल सेल्स ने क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल था, इस प्राइमरी फॉलिकल को क्या कर लिया, एपिथेलियल सेल्स ने क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है।
अब देखिए ये क्या था, प्राइमरी फॉलिकल था। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल बोल सकते हो, या फिर आप इसको सिंपली मैं बताऊं तो इसको मैंने क्या बोल दिया, प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, आप लोगों ने आज तक क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि एफएसएच हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ऐसा है कि इन फॉलिकल्स को वो स्टिमुलेट करेगा? जी नहीं। अब बात करता हूँ कि एफएसएच एक्चुअली वर्क कहाँ करता है, कैसे वो क्या करता है, मैच्योरेशन करवाता है इन चीज़ों के लिए। देखिए होता क्या है कि बिना एफएसएच के इन्फ्लुएंस के प्राइमरी फॉलिकल्स तक जो डिवीजन होना है, सेल का साइटो डिफरेंशिएशन होना है, वो कंप्लीट ऑटोमेटिक होता रहता है बिना इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक जो सेल का साइटो डिफरेंशिएशन हुआ एक ओगोनिया से लेके प्राइमरी फॉलिकल्स तक का, वो बिना एफएसएच के इन्फ्लुएंस में हो गया। ठीक है, अब एफएसएच की जरूरत पड़ती है आगे उन फॉलिकल्स को मैच्योरेशन करवाने के लिए और एक फर्टाइल ओवम बनाने के लिए। अगर इस पर मिल जाता है तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या कि जहाँ तक आपको एफएसएच की जरूरत नहीं पड़ी एक प्राइमरी फॉलिकल्स को, लेकिन जब उसको बात आई किसके अंदर कन्वर्ट होने के अंदर, किसके अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर, तब उसको क्या जरूरत पड़ी, एफएसएच हार्मोन की जरूरत पड़ी। ठीक है, उसको क्या पड़ी, एफएसएच हार्मोन की जरूरत पड़ी। बिना एफएसएच हार्मोन के कभी भी प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे एफएसएच आया प्राइमरी फॉलिकल्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। मतलब कि उसने क्या किया, फॉलिकल्स का क्या करवाने लग गया, अब वो मैच्योरेशन करवाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, लेकिन उसमें से कुछ फॉलिकल्स क्या करते हैं, सेकेंडरी जो फॉलिकल्स है या फिर एफएसएच के इन्फ्लुएंस में क्या कर पाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट हो पाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब उस सेकेंडरी फॉलिकल्स के में जो क्या है, एक ओवा है। ठीक है, उस ओवा के क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या करते हैं, वहाँ के टिश्यूज वगैरह इस इनर आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, एक ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती है, सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। उसके साथ साथ जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो भी क्या करते हैं, इनर साइड में क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है, जो क्या करता है, एक ओवा को क्या कर लेता है, कवरिंग कर लेता है। ठीक है, उस कवरिंग को हमने क्या बोला था लास्ट क्लास में, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, वो क्या था, जोना पेलिसिडा। वो क्या था, जोना पेलिसिडा। ठीक है, वो क्या था, जोना पेलिसिडा था। और धीरे धीरे क्या होते हैं, कुछ एपिथेलियल सेल्स वगैरह, कुछ ग्रेनुलोमास क्या करते हैं, उस ओवा जोना पेलिसिडा उसकी क्या कर लेते हैं, चारों तरफ क्या करने लग जाते हैं, कवरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, कवरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जोना पेलिसिडा की आउटर कवरिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, कवरिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब आगे देखते हैं तो हुआ क्या कि जैसे से क्या होने लगी, कवरिंग होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होने लगा, थिक्का सेल्स थी। ठीक है, थिक्का हमने इंटरना की बात करती, हमने थिक्का एक्सटर्ना की बात की थी। आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर याद होगा कि यहाँ पे क्या था, थिक्का सेल्स थे, थिक्का सेल्स की आउटर साइड थी, इसको हमने बोल दिया था थिक्का एक्सटर्ना, और इनर साइड की स्ट्रक्चर्स थी, इसको हमने बोल दिया था थिक्का इंटरना, जो कि आगे जाके क्या करती है, कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जो कि क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे उन सब के बारे में। तो हुआ क्या कि यहाँ पे ये तो इसके आउटर कवरिंग तो हो गई आपकी थिक्का एक्सटर्ना, और इनर कवरिंग हो गई इस रेड कलर वाले की हो गई आपकी थिक्का इंटरना। इन दोनों ने क्या किया, थिक्का इंटरना ने, और यहाँ से इन्होंने ओवा की आउटर साइड की लेयर थी, उसने क्या किया, एक ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेट किया, जिसने क्या कर लिया, ओवा के चारों तरफ क्या कर लिया, एक कवरिंग कर ली, जिसको हमने क्या बोल दिया, जोना पेलिसिडा बोल दिया। अब हुआ क्या, जोना पेलिसिडा हो गई। अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, वो जो सेल्स थी, जो ओवा था, उसके अंदर क्या होने लग गया, धीरे धीरे क्या हो रखा है, आपका प्रोग्रेस हो रही है, उसका क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन वगैरह हो रहा है। अब प्रोलिफरेशन हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, वहाँ पे फ्लूइड वगैरह का भी क्या होगा, एक्युमुलेशन होगा, और फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने के कारण क्या हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, एक डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने के कारण क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, जिसको हमने क्या बोल दिया, आपका ग्रेफियन फॉलिकल बोल दिया, जिसको मैंने क्या बोल दिया, ग्रेफियन फॉलिकल। अब क्या बन गया, आपका ग्रेफियन फॉलिकल बन गया। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल बन गया, देखिए ये डिफरेंशिएशन हो गया, इस जोना ओवा था, ओवा की आउटर कवरिंग हो गई आपकी जोना पेलिसिडा, और उसके साथ साथ धीरे धीरे थोड़ी बहुत कवरिंग हो गई आपकी ग्रेनुलोमास की। आप ऐसे याद रख लीजिए इसको, ये क्या था, ओवा था, इसके आउटर कवरिंग हो गई जोना पेलिसिडा, उसके साथ साथ क्या हो गया, ग्रेनुलोमास की भी क्या हो गई, थोड़ी थोड़ी कवरिंग हो गई। उसके बाद क्या हो गया, थोड़ा सा धीरे धीरे क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, ग्रेफियन फॉलिकल बोल दिया। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या है, प्रिपेयर है किसके लिए, रप्चर होने के लिए। ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या है, प्रिपेयर है रप्चर होने के लिए। और साइकिल का जो ड्यूरेशन आ गया, वो लगभग क्या आ गया, आपका मिड ड्यूरेशन आ गया, साइकिल का ड्यूरेशन आ गया, मिड ड्यूरेशन आ गया। अब ये क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल प्रिपेयर हो गया रप्चर होने के लिए।
अब देखिए हुआ क्या, जैसे जैसे इसके अंदर क्या होने लग गया, फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता गया, इस फ्लूइड के एक्युमुलेशन ने क्या कर दिया, अंदर क्या कर दिया, प्रेशर करना स्टार्ट कर दिया। उस प्रेशर से क्या हो गया कि जो ये ग्रेन्युलोमास की जो आउटर कवरिंग थी यहाँ की, ये आउटर कवरिंग क्या हो गई, रप्चर हो गई। और रप्चर होने के कारण क्या हो गया, जो ग्रेफिन फॉलिकल था वो क्या हो गया, रप्चर हो गया। और रप्चर होते क्या हो गया, ओवा विद जोना पेलिसुडा और कुछ ग्रेन्युलोमास के साथ क्या आ गया, आपका फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर आ गया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। हुआ क्या कि जो ओवा था वो ग्राफिन फॉलिकल जैसे ही रप्चर हुआ, ग्राफिन फॉलिकल्स के रप्चर होते क्या हुआ, जो ओवा था विद जेना पेलिसुडा और कुछ ग्रेन्युलोमास जिसने क्या कर रखा था, इसको कवर करके रख रखा था, उनके साथ क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आके क्या आ गया, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर आ गया। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, ये फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर जब ये ओवा आया तो वहाँ के ग्रेन्युलोमास ने क्या किया, उसको धीरे धीरे क्या किया, कवर करना स्टार्ट कर दिया। उसको क्या किया, धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट कर दिया। तो जो आउटर कवरिंग थी उसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। ये जो आउटर कवरिंग होगी इसको मैंने क्या बोल दिया, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, उसको मैंने क्या बोल दिया, कोरोना रेडिएटा। आगे डिस्कस करते हैं। अब हुआ क्या, ये कोरोना रेडिएटा तो क्या आ गया, ओवा के साथ क्या आ गया, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर आके रुक गया। लेकिन जो रिमेनिंग मास था, सेल मास बच गया, जिसमें आपके आ गई थिका सेल्स वगैरह आ गई, क्योंकि हमने क्या थी, ये थिका सेल्स वगैरह आ गई। और उसके साथ साथ क्या आ गया, कुछ ग्रेन्युलोमास भी क्या आ गए, पीछे रह गए। अब जो पीछे रह गए उनका काम क्या है कि हमें, इनका काम क्या है कि जो ओवा यहाँ पे आ गया उसकी क्या करना, हेल्प करना उसकी क्या करना, हेल्प करना। तो हेल्प कैसे करेंगे, देखिए हुआ क्या कि हमने क्या कहा कि जैसे एफएसएच का लेवल आया, एफएसएच के लेवल से क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो क्या हो गए, सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। उसके साथ साथ क्या हो रखा है, कुछ स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या रखा है, आपका ल्यूटिनेजिंग हार्मोन भी क्या हो रहा है, एंटी पिट्यूटरी से सीक्रेट हो रहा है। हमने क्या कहा कि दो हार्मोन थे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हुए, एक हो गया आपका एफएसएच, सेकंड हो गया आपका एलएच। तो बेसिकली जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा था, जिसकी अभी जरूरत थी, वो क्या था, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था। सेकंड हार्मोन था वो स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या हो रहा है, आपका सीक्रेट हो रहा है, उसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। तो एफएसएच का स्टिमुलेशन सिक्रेशन हो रहा था, तो उससे क्या हो रखा था, एक प्राइमरी फॉलिकल था वो कन्वर्ट हो रहा था सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर, और सेकेंडरी फॉलिकल दिए बाद में कन्वर्ट हो गया ग्रेफिन फॉलिकल्स के अंदर। और ग्रेफिन फॉलिकल्स के अंदर जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ, और कन्वर्ट होते वहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हुआ, और उससे फ्लूइड का एक्युमुलेशन से क्या हो गया, ग्रेफिन फॉलिकल था क्या हो गया, रप्चर हो गया। उसने क्या कर दिया, ओवा को क्या कर दिया, सीक्रेट कर दिया। ओवा जैसे सीक्रेट हुआ, वो दोनों पेलिसुडा के साथ कुछ ग्रेन्युलोमास के साथ क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर आ गया, और उसके आउटर कवरिंग कवर हो गई, जिसको हमने क्या बोल दिया, कोरोना रेडिएटा बोल दिया। अब देखिए हुआ क्या कि ये सब कुछ होने के बाद जो पीछे की जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स बच गई, जो थिका सेल्स वगैरह बच गई और कुछ ग्रेन्युलोमास बच गए, उनका काम क्या है, अब एक्टिवेट हो गया। ठीक है, उनका काम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। इस रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि जैसे सीक्रेट होकर आ गया, तो यहाँ पे बच गया आपका कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करना। ठीक है, अब उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जब हुआ क्या था, जो थिका इंटरना थी, ठीक है, थिका सेल्स की आउटर कवरिंग हो गई एक्सटर्ना, और इनर कवरिंग हो गई आपकी थिका इंटरना। ये थिका इंटरना और फॉलिकुलर सेल्स या फिर ग्रेन्युलोमास की बात कर लीजिए, ये ग्रेन्युलोमास मिलकर क्या करती है, एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, इसने क्या किया, एक हार्मोन का सिक्रेशन दिया। उस हार्मोन का काम क्या, उस हार्मोन ने क्या, उसका नाम क्या था, एस्ट्रोजन। अब देखिए, जब एस्ट्रोजन यहाँ से सिक्रेट हुआ तो उसने क्या किया, देखिए सुनिए, तो खास तौर पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हुआ क्या कि जब यहाँ पे इन ग्रेन्युलोमास फॉलिकल्स ने क्या, ग्रेन्युलोमास ने क्या किया और थिका इंटरना ने मिलकर क्या किया, एक हार्मोन का सिक्रेशन किया, जिसको मैंने बोल दिया एस्ट्रोजन। ठीक है, देखिए अगर एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हुआ है,
आप सोच के देखिए, अगर यहाँ पे एस्ट्रोजन अगर सिक्रेट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक जो एफएसएस का मेन काम क्या था कि प्राइमरी फॉलिकल्स को सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना और उस सेकेंडरी फॉलिकल्स को क्या करना, ग्रेफिन फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, मतलब कि एफएसएस का काम क्या था कि इस कन्वर्ट को करना, इस चीज़ को क्या करना, इसमें कन्वर्ट करना और आगे की प्रोसेस में क्या करवाना, हेल्प करना। ठीक है, अब अगर आगे की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब क्या हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, सिक्रेट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उसने क्या किया, अगर एस्ट्रोजन का लेवल सिक्रेट हो गया तो क्या हमें जरूरत है एफएसएच की या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की? ठीक है, हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन अगर सिक्रेट होने लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, फॉलिकल्स में क्या हो गया, मैच्योरेशन हो गया और उनमें जो बेस्ट से बेस्ट क्या था, एक ग्रेफिन फॉलिकल था, वो क्या हो गया, एक प्रॉपर्ली क्या हो गया, मैच्योर हो गया और वो अब रेडी हो गया है रप्चर होकर किसमें, फैलोपियन ट्यूब्स में आने के लिए। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो अगर एस्ट्रोजन का जब लेवल क्या हुआ, सिक्रेट होना स्टार्ट हो गया, थिका इंटरना से और ग्रेनुलोमा सेल्स ने क्या किया था, एस्ट्रोजन को सिक्रेट किया था। अब जैसे एस्ट्रोजन का लेवल सिक्रेट होना स्टार्ट हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो अब इसने क्या कहा, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा कि मुझे एफएसएच की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे एलएच हार्मोन की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से क्या किया, नेगेटिव फीडबैक दिया किसको, एंटी पिट्यूटरी को। और एंटी पिट्यूटरी के पास आके इसने क्या कह दिया, एस्ट्रोजन ने क्या किया, जो आपका एफएसएच था और जो आपका एलएच था उसके लेवल को क्या करवा दिया, ड्रॉप डाउन करवा दिया। ठीक है, और एफएसएच जो एलएच था उसका लेवल क्या हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब एस्ट्रोजन क्या होता है, सिक्रेट होता है। ठीक है, जब क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या होता है, जब सिक्रेट होता है तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, कुछ बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये हो गया आपका यूट्रस। मैं यूट्रस की बात करता हूँ। ठीक है, यूट्रस का जो माउथ वाला पीस, माउथ हो गया, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, माउथ वाले पार्ट को हम बोलते हैं सर्विक्स। इसको मैंने क्या बोल दिया, सर्विक्स बोल दिया। ठीक है, माउथ का जो पार्ट हो गया इसको हमने बोल दिया सर्विक्स। ठीक है, अब सर्विक्स से जस्ट ऊपर बट बिलो द फैलोपियन ट्यूब्स, ये क्या होगी, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स होगी। सर्विक्स से जस्ट ऊपर और बिलो द फैलोपियन ट्यूब्स, इस पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ यूट्रस। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट इज अबोव द फैलोपियन ट्यूब्स, ये फैलोपियन ट्यूब्स का लेवल आ गया। इस फैलोपियन ट्यूब्स के लेवल से जस्ट ऊपर का पार्ट आता है, इसको हम बोलते हैं फंडस ऑफ यूट्रस। इसको हमने क्या बोल दिया, फंडस ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस के तीन पार्ट हो गए, क्या क्या, सर्विक्स हो गया, बॉडी ऑफ यूट्रस हो गया और फंडस हो गया, या फिर फंडस ऑफ यूट्रस हो गया। क्या था, अबोव द फैलोपियन ट्यूब्स, फंडस ऑफ यूट्रस, बिलो द फैलोपियन ट्यूब्स बट अबोव द सर्विक्स, वो क्या हो गया आपका, बॉडी ऑफ यूट्रस हो गया। और जो यूट्रस का जो ओपनिंग था, वो जो ओपनिंग माउथ था, उसको हमने क्या बोल दिया, सर्विक्स बोल दिया। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल सिक्रेट होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है, एस्ट्रोजन क्या करेगा, यूट्रस के पास आएगा। क्यों? क्योंकि यूट्रस क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि डेफिनेटली मेरे पास कुछ आने वाला है, या फिर मैं क्या हूँ, कंसीव, या फिर जो सॉरी, या फिर क्या हो गया कि वो रेडी हो जाता है अपने आप को कि हाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा और जो क्या होगा मेरे पास आएगा। ठीक है, और उसको मैं क्या करूँगा, ग्रोथ करवाने में हेल्प कराऊंगा, उसको एज ए मदर केयर देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि यूट्रस हैप्पी हो गया, क्योंकि उसको उसका रिलेटिव हार्मोन क्या हो गया, मिल गया, और वो रिलेटिव हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन है। तो अब एस्ट्रोजन क्या करता है, देखिए मजेदार चीज़, यूट्रस के तीन लेयर होती हैं, आप सबको पता होगी। आउटर लेयर होगी जो कि क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, जिसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इनर लेयर होगी, अगर मैं मिडिल लेयर की बात करता हूँ, जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, मायोमेट्रियम बोलती है, जो कि क्या है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, और लास्ट इनर सेल्स के अंदर बात करता हूँ, वो क्या हो गया आपकी एंडोमेट्रियम। ठीक है, जो कि क्या होती है, थोड़ी बहुत वास्कुलर होती है, उस एंडोमेट्रियम होगी। अब उस एंडोमेट्रियम की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो उसकी क्या है, तीन लेयर और होती है। ठीक है, देखिएगा सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आउटर कवरिंग होगी जो कि क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होगी, जिसको मैंने बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये आउटर कवरिंग होगी, इसकी मैं बात कर लेता हूँ, ये होगी आपकी पेरीमेट्रियम, जो कि क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होगी। सेकेंड लेयर होगी जो कि क्या है, आपकी स्मूथ मसल्स की बनी होगी, जिसको मैंने बोल दिया आपका मायोमेट्रियम। और इनर चलता हूँ तो ये लास्ट बना होगी आपकी एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम की भी क्या है, तीन लेयर होगी। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं, ये तो मैं ब्लू कलर वाले की बात करता हूँ, तो जैसे ये क्या है, एक बेस बना रही है इसका। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, बेसिलर लेयर बोल दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, बेसिलर लेयर बोल दिया। ठीक है, ये हो गई आपकी बेसिलर लेयर। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी बेसिलर लेयर। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बेसिलर लेयर होगी, फिर आगे मैं बात करता हूँ, ये लेयर होगी आपकी ग्लैंडुलर लेयर।
ठीक है। सेकेंड वन हो गई आपकी ग्लैंडुला लेयर और थर्ड वन हो गई आपकी कॉम्पैक्ट लेयर। थर्ड वन हो गई आपकी कॉम्पैक्ट लेयर। तो क्या हो गया कि जो एंडोमेट्रियम थी, एंडोमेट्रियम की 3 लेयर हो गई। कौन कौन सी? एक तो हो गई आपकी बेसिलर लेयर या फिर बेसिलर लेयर, सेकंड हो गया आपकी कॉम्पैक्ट लेयर और थर्ड हो गया आपकी ग्लैंडुला लेयर। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब एस्ट्रोजन का लेवल सिक्रेट होता है तो एस्ट्रोजन क्या करता है, इस यूट्रस को प्रिपेयर करवाता है। ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करवाता है, यूट्रस को प्रिपेयर करवाता है। तो जब यूट्रस प्रिपेयर होता है तो यूट्रस के अंदर क्या होता है, प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट होता है। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर क्या होता है, प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट होता है। उसकी ब्लड सप्लाई वगैरह क्या हो जाती है, थोड़ी हाई हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स वगैरह क्या हो जाती हैं, यहाँ पे ब्लड सप्लाई को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। उसके साथ साथ कुछ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होती है जो क्या करती हैं, अपने सारे सिक्रेशंस क्या कर देती हैं, स्टार्ट करना, सॉरी सिक्रेट करना क्या कर देती हैं, स्टार्ट कर देती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, सर्विक्स क्या करती है, सर्विक्स के पास क्या होता है, म्यूकस प्लग होता है जो कि क्या होता है, थिक होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, थिक होता है। वो इस एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। क्या हो गया, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, थिन हो जाता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जो जिसके लिए वो काम कर रहा है, किसके लिए, इस यूट्रस के लिए काम कर रहा है, जो इसके पास प्रोडक्ट आने वाला है, ठीक है, आगे जाके जिसको वो केयर देगा, उस प्रोडक्ट के लिए जो यहाँ से जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसमें बात करता हूँ स्पर्म की, उस स्पर्म को क्या दे, वो रास्ता दे दे या फिर उसको क्या दे, पाथवे प्रोवाइड करे। क्यों? क्योंकि अगर थिक सिक्रेशंस होंगे तो स्पर्म क्या करेगा, वहीं पर जाके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसको क्या होगी, मोटिलिटी नहीं मिल पाएगी थिक सिक्रेशंस के कारण। तो क्या करेगा एस्ट्रोजन, क्या करेगा, यहाँ पे जो म्यूकस प्लग हुआ है उस म्यूकस प्लग के जो सिक्रेशंस थे जो कि क्या है, थिक सिक्रेशंस है, उनको क्या कर देता है, वो थिन कर देता है। ठीक है। तो बेसिकली एक मैं मोटी मोटी बात करता हूँ तो एस्ट्रोजन ने क्या करवाया, 2-3 काम किया। सबसे पहले क्या हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही ब्लड के अंदर क्या हुआ, हाई हुआ, या फिर मैं सॉरी बात करता हूँ कि जैसे ही ग्रेनुलोमा सेल्स और जो आपका थिका इंटरना थी उन्होंने क्या किया, जैसे ही एस्ट्रोजन को सिक्रेट किया, एस्ट्रोजन ने क्या किया, सबसे पहले जाके क्या कहा कि एंटीपिट्यूटरी को कहा कि यहीं पर तुम क्या कर दो, इस FSH और LH के लेवल को क्या कर दो, स्टॉप कर दो। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, फॉलिकल्स को मैच्योरेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं मैच्योर हो चुका हूँ कहीं ना कहीं से, तभी मैं सिक्रेट हो रहा हूँ। ठीक है। सेकेंड इसने क्या किया, जैसे इसका लेवल क्या हुआ, ब्लड के अंदर हाई होना स्टार्ट हुआ, जो ब्लड वेसल्स वगैरह थी वो क्या होने लगी, धीरे धीरे थोड़ी बहुत क्या होगी, डायलेट वगैरह होना स्टार्ट होगा। ठीक है। तीसरे इसने क्या किया, जैसे इसका लेवल क्या हुआ, ब्लड के अंदर हाई हुआ, तो यहाँ पे यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम थी, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम थी उसको क्या कर दिया, उसने प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या हो गई, प्रिपेयर हो गई किसके लिए, अपने केयर देने के लिए, फिर जो भी अगर जाके प्रोडक्ट बनेगा कंसेप्चुअल, उस प्रोडक्ट को केयर देने के लिए क्या हो गई, वो प्रिपेयर हो चुकी है। ठीक है। तो 3 काम हो गए आपके एस्ट्रोजन के। क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए, कैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, सीक्रेट होता है, कैसे प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, आगे जाके जो प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए काम करेगा, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, सिग्नल देंगे यहाँ पे इस कॉर्पस ल्यूटियम को। क्यों? क्योंकि देखिए जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम की अगर लाइफ की बात करता हूँ तो कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ होती है 10 to 12 डेज। ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ कितनी होती है, 10 to 12 डेज। अब आप ये सोच के देखिए, अगर 10 to 12 डेज की अगर कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ है, और सपोज कीजिए अगर कंसेप्ट हो जाता है, सॉरी बाई चांस अगर मान लीजिए अगर जाइगोट बन जाता है, ठीक है, अगर बाई चांस से अगर जाइगोट बन जाता है, एक ओवम का और एक स्पर्म का क्या हो गया, मैचअप हो गया, और एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, और उस कंडीशन के अंदर अगर जाइगोट बन गया तो कॉन्टिन्यूसली एक जाइगोट बन गया, बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनती है, ट्रोफोब्लास्ट बनता है, उस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, वैसे वो लेक्चर फर्टिलाइजेशन के लिए उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जब एक ट्रोफोब्लास्ट बन गया और वो ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे इम्प्लांट होने के लिए तैयार है, तो उस प्रोसेस तक इस सब चीज़ों को होल्ड करके कौन रखेगा, ठीक है, उन सब चीज़ों को होल्ड करके कौन रखेगा, और उस होल्ड करने के लिए जो यहाँ से जो कंटिन्यूसली जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट हो रहा है, उस सिग्नल को यहाँ से कौन भेजता है, कौन कौन से केमिकल्स का रोल होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक आप इस चीज़ को पढ़िए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए।